सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरी की पूरी सल्तनत हो। हाँ, जिसके पास बेतहाशा ताकत हो। बिल्कुल, मतलब जो दुनिया को जीतने की ताकत रखता हो, लेकिन अचानक से वो पूरी तरह निहत्था और बेबस हो जाए, और वो भी किसी बहुत बड़ी सेना या किसी धारदार तलवार के सामने नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई के सामने जिसमें कोई दिखावा या बनावट नहीं है। ये इतिहास का एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे 13वीं सदी के महान सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो द्वारा रचित शीरीं और खुसरो के शाश्वत समर्पण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हैं। और उनके कुछ बेहद गहरे दार्शनिक नोट्स भी। कहानी को पढ़कर सुनाना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये रचना इतने सदियों बाद भी मानवीय भावनाओं और निस्वार्थ प्रेम का एक ऐसा कालजयी दस्तावेज बन गई है जो आज के हमारे जटिल समाज के लिए भी एक सीधा ब्लूप्रिंट पेश करती है। और मैं शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम यहाँ केवल एक मिथक या किसी साधारण कविता का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। अमीर खुसरो का ये जो काम है ना, वो इंसानी मनोविज्ञान का, खासकर हमारे सबसे गहरे और चुनौतीपूर्ण भाव यानी प्रेम का एक बहुत ही जटिल अध्ययन है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐतिहासिक कहानियों को हम बहुत ही साफ सुथरे फ्रेम में देखते हैं। हाँ, जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। हाँ, जैसे कोई परी का था हो, है ना? लेकिन खुसरो के स्रोत हमें उस परफेक्शन के पीछे की जो उथल पुथल है और जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष है उसकी वास्तविकता में ले जाते हैं। और यहीं से मैं आज की चर्चा शुरू करना चाहती हूँ। तो चलिए किरदारों से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे स्रोत हमें कहानी के दो मुख्य किरदारों के सामने खड़ा करते हैं। एक तरफ है शीरी। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि वो केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, गहरी सोच वाली और बहुत ही दयालु स्वभाव की है। और दूसरी तरफ है खुसरो, जो सत्ता और चकाचौंध के एकदम शिखर पर बैठे। हाँ, अब अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसी अनगिनत कहानियां मिलती हैं जहां कोई राजा या राजकुमार किसी चेहरे की सुंदरता पर पूरी तरह मोहित हो जाता है। हाँ, ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। मतलब वो तो लगभग एक क्लीशे बन चुकी हैं। तो ऐसा क्या है जो इस विशिष्ट कहानी को उन रूढ़िवादी प्रेम कथाओं से अलग करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो खुसरो का ये जो आकर्षण था वो किसी डेटिंग ऐप पर केवल एक खूबसूरत तस्वीर देखकर राइट स्वाइप कर देने जैसा सतही बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये तो उस इंसान के पूरे अस्तित्व, उसके विचारों और उसकी चेतना के एकदम भीतर तक पहुंचने जैसा है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि स्रोत ठीक इसी अंतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। खुसरो के नोट्स बताते हैं कि आकर्षण का मूल आधार वो था ही नहीं जिसे आंखें देख सकती हैं। क्योंकि महल में तो सुंदर चेहरों की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल सही, महल तो सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन स्रोत विशेष रूप से दो शब्दों पर जोर देता है, शीरीं का स्वभाव और उसकी सरलता। सरलता, ये बहुत गहरा शब्द है ना? देखिए, खुसरो उस दौर के महल की राजनीति, साजिशों और हर चेहरे पर लगे मुखौटों के बीच जी रहे थे। ऐसे माहौल में शीरीं की जो सरलता थी वो उनके लिए महज एक आकर्षण नहीं थी, वो असल में एक मनोवैज्ञानिक आश्रय था, एक सेफ स्पेस की तरह। एग्जैक्टली। शारीरिक आकर्षण बहुत क्षणिक होता है, वो एक स्पार्क की तरह है जो बस जल्दी से बुझ जाता है। हाँ, वो ज्यादा टिकता नहीं है। लेकिन खुसरो यहाँ स्थापित कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के निश्चल स्वभाव से जुड़ता है तो वो स्पार्क एक स्थायी आग में बदल जाता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह होता है और मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, खुसरो एक बहुत ही शाही जीवन जी रहे थे। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थे। जब इंसान के पास पहले से ही सब कुछ होना तो उसके लिए सरलता की तारीफ करना बहुत आसान हो जाता है। आपका मतलब है कि ये सिर्फ एक चार्म था? हाँ, मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक अमीर और ऊब चुके इंसान का कुछ दिनों के लिए सादगी का शौक था? अच्छा, एक तरह का दिखावा। जैसे आजकल कोई बहुत बड़ा अरबपति अपने शानदार जीवन से बोर होकर कुछ दिन के लिए जंगलों में ग्लैम्पिंग करने चला जाता है। हाँ, टेंट में रहकर नेचर का मजा लेना। वही, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि सादगी कैसी होती है, लेकिन पीछे उसका महल खड़ा होता है।
तो क्या खुसरो का यह आकर्षण सिर्फ एक शाही ऊब का नतीजा नहीं था? यह एक बहुत ही प्रासंगिक और मैं कहूँगा एकदम आधुनिक संदेह है, लेकिन अमीर खुसरो का जो दर्शन है वो इस धारणा को पूरी तरह खारिज करता है। वो कैसे? अगर ये सिर्फ एक शाही ऊब या ग्लैम्पिंग जैसा अनुभव होता तो वो पहले बड़े संघर्ष के आते ही टूट जाता। सादगी का शौक ना इंसान को तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो आपकी सुख सुविधाओं पर भारी ना पड़े। हाँ, ये तो है। जब असली मुश्किलें आती हैं तो शौक भाग जाते। बिल्कुल, लेकिन यहाँ स्रोत दिखाता है कि ये सरलता असल में एक गहरे सत्य का प्रतीक थी। सूफी परंपरा में बाहरी दिखावे को अहंकार यानी ईगो का रूप माना जाता है। ईगो का रूप। शीरिंग की सरलता में खुसरो को वो सच्चाई दिखी जो उस महल के बनावटी जीवन में पूरी तरह असंभव थी। ये सिर्फ सादगी का पर्यटन नहीं था। मतलब वो बस घूमने नहीं आए थे उस भावना में। नहीं, ये एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान में वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तलाशना था जहां उसे कोई कूटनीति या राजनीति नहीं करनी पड़ती, जहां उन्हें कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता। बिल्कुल। और जब दो लोग एक दूसरे के सामने बिना किसी मुखौटे के होते हैं तभी वो मजबूत बौद्धिक और भावनात्मक बंधन बनता है जो आगे आने वाले बड़े तूफानों को झेल सकता है। ये मुखौटे वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें तो ऐसा लगता है कि यही बिना मुखौटे वाली सच्चाई बाकी दुनिया को खटकने लगती है। हाँ, समाज को ये रास नहीं आता। स्रोत के अनुसार जैसे जैसे उनका ये रिश्ता गहरा होता है, उनका सीधा टकराव एक बहुत ही कठोर और निर्दयी वास्तविकता से होता है। समाज की परंपराएं, शाही परिवार की अपेक्षाएं और बड़ी बड़ी राजनीतिक बाधाएं, वे सब एक विशाल अभेद्य दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। मतलब ये कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां सब उनके लिए तालियां बजा रहे हों। बिल्कुल नहीं। और हमें ये समझना होगा कि 13वीं सदी या उसके आसपास के जो शाही समाज थे, उनका ढांचा आखिर काम कैसे करता था। समाज और सत्ता हमेशा हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, सत्ता का तो काम ही नियंत्रण है। उस समय रिश्ते, विवाह और यहाँ तक कि इंसान की व्यक्तिगत भावनाएं भी राजनीतिक गठजोड़ और सत्ता को बनाए रखने का एक टूल होती थीं। मतलब प्यार भी एक तरह का ट्रांजैक्शन था। एग्जैक्टली। ऐसे में एक ऐसा प्रेम जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जो किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित हो, वो उस पूरे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के लिए एक सीधा खतरा बन जाता है। ओह, तो समाज उस रिश्ते का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि वे परंपराओं को तोड़ रहे थे। नहीं, वे विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि यह प्रेम सत्ता के उन स्थापित नियमों को ही चुनौती दे रहा था। वो उनके कंट्रोल से बाहर था। यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस सामाजिक दबाव की तुलना आज के दौर से करें ना, तो ये देखना बहुत हैरानी भरा है कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी ये जो संस्थागत रवैया है वो बहुत ज्यादा नहीं बदला है। सच में आज भी हालात काफी मिलते जुलते हैं। आज भी हमारे आसपास ऐसे अनगिनत रिश्ते हैं जो परिवार के भारी दबाव, समाज की तथाकथित परंपराओं या वित्तीय असमानताओं के बोझ तले बस दम तोड़ देते हैं। हाँ, लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा भी घर्षण या फ्रिक्शन आते ही लोग हार मान लेते हैं। तो फिर उस भयानक शाही और सामाजिक दबाव के बीच शीरी और खुसरो ने हार क्यों नहीं मानी? ऐसा क्या था जिसने उन्हें उस पूरी व्यवस्था के आगे घुटने टेकने से रोक दिया? देखिए, स्रोत यहाँ दो बहुत ही वजनदार शब्दों का इस्तेमाल करता है, साहस और विश्वास। लेकिन ये केवल हवाई भावनाएं नहीं थी जिन पर सिर्फ कविताएं लिखी जाएं। ये दोनों चीजें एक लिटमस टेस्ट की तरह काम कर रही थीं। लिटमस टेस्ट? हाँ, जब समाज की पूरी व्यवस्था आपके खिलाफ हो जाती है ना, तो वो दबाव असल में आपके रिश्ते की नींव को परखता है। अगर खुसरो का प्यार केवल शीरीं के रूप या उसी ग्लैम्पिंग वाले शौक पर आधारित होता तो वो सामाजिक भट्टी में तुरंत जलकर खाक हो जाता। वो टिकी नहीं पाता उस गर्मी में। और स्वभाव पर टिका खा उन बाहरी चुनौतियों ने उस विश्वास को डिगाने के बजाय उसे और भी अधिक परिपक्व बना दिया। मतलब संघर्ष ने उन्हें कमजोर नहीं किया। नहीं, ये कहानी सिखाती है कि बाहरी घर्षण असल में उस गोंद को और भी मजबूती से सुखा देता है जो दो लोगों को जोड़ता है। बस शर्त यह है कि वो गोंद सच्चाई का हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी संघर्ष था वो उनके लिए कोई दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने उनके रिश्ते को अमर बना दिया। बिल्कुल, उसने उन्हें निखारा। और ये मुझे चर्चा के उस हिस्से की ओर ले जाता है जिसे डिकोड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सच्चे प्रेम का वास्तविक दर्शन। हाँ, जो इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। आज की इस दुनिया में, खासकर हमारी फिल्मों में, गानों में और पूरे पॉप कल्चर में
हमने प्रेम को केवल सुख या लगातार मिलने वाले डोपामाइन हिट्स तक सीमित कर दिया है। बस एक फील गुड फैक्टर बना दिया है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे प्रेम का मतलब सिर्फ एक हमेशा खुश रहने वाली वेकेशन है, जहां सब